देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट होता था, दो वेक्टर्स के बीच में हम प्रोडक्ट कर रहे थे। ठीक है, उसमें फाइनल आउटपुट हमारा कैसा आ रहा था, एक स्केलर वैल्यू मिल रहा था। अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा कि ऐसे ही दो वेक्टर तुमको दिए जाएंगे, एक वेक्टर ए रहेगा, एक वेक्टर बी रहेगा। दोनों नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, नॉन पैरेलल मतलब इस तरह का था, आपस में क्रॉस करने वाले, जैसे ऐसे गया एक वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर गया, इस तरह से वेक्टर मिलेंगे। कभी भी तुमको ऐसे इस तरह का पैरेलल या फिर इस फॉर्म में पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स दिए जाते हैं और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में सपोज दैट थीटा एंगल बन रहा है, थीटा के बारे में बता दिया गया है कि थीटा अगर जीरो से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है, तब उस केस में हम लोग इन दोनों वेक्टर्स ए और बी, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ इस फॉर्म में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन कैप रहेगा। ठीक है, ये होता क्या चीज है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दो वेक्टर इस तरह से दे रहे हैं, एक वेक्टर ए इधर देखो यहाँ पर गया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी गया है। मान लेते हैं दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा था। ठीक है, तो उस थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर साइन थीटा आ गया, और यहाँ पर मॉडुलस ए एंड मॉडुलस बी है। अब रहा बात, ये एन कैप क्या है, एन कैप बेसिकली एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, जो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों पर परपेंडिकुलर रहेगा। इसको यहाँ पर लिखा भी जाता है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इसका वन हो, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ऊपर में एक लाइन इस तरह से हम ड्रॉ किए हुए हैं। पढ़ गया, अचानक अचानक से क्या हो रहा है। इंटरनेट स्टेबल नहीं है। आपका लैप कुछ आ ही नहीं रहा तो। देखो इसमें क्या है, वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, और हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर बता रहे थे, तो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, वो जो है वेक्टर ए के ऊपर भी इस तरह से परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वेक्टर का यहाँ साइन बन रहा है, इसीलिए फाइनल आउटपुट जो होता है इसमें वो वेक्टर ही रहता है। यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक मैग्नीट्यूड ही आने वाला है। साइन थीटा ऑब्वियस है कि स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो ये कंप्लीट वैल्यू जो होता है स्केलर है। लेकिन जब इसमें वेक्टर का इस तरह का हम यूनिट वेक्टर इसमें कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके फाइनल आउटपुट हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में हम लोग को जो ध्यान में रखना है वो क्या है, जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो उसमें सबसे पहले दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो रहेंगे, दोनों आपस में पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होगा, एंड एंगल्स जो है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो से लेकर पाई के बीच में ही रहेगा। तब उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप बाय डिफॉल्ट हम हमेशा यूज करेंगे ही करेंगे, एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि नॉन पैरेलल होना चाहिए, तो नॉन पैरेलल क्यों होना चाहिए उसके पीछे रीजन देखना। नॉन पैर अगर मान लो दो वेक्टर्स आपस में इस तरह से पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, जीरो। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें ए क्रॉस बी, तो उस केस में डायरेक्टली यहाँ पर जीरो आ जाएगा। रीजन बिहाइंड कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसीलिए जब भी क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा था, तो उसमें ये पहला कंडीशन दे दिया जाता है कि दोनों नॉन पैरेलल होने चाहिए। आगे देखो रिमार्क्स में यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये सब चीज। हाँ देखो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर, देखो हम लोग आगे पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में भी देख रहे थे कि कोलिनियरिटी का हमारे पास क्या कंडीशन रहेगा।
वहां पर कोलिनियरिटी रहे चाहे पैरेलल रहे, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर रहेंगे तो पक्का है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज को हम आगे जाके प्रूव भी करेंगे, जिसमें हम लोग को कुछ वेक्टर्स दिया जाएगा और बोला जाएगा प्रूव दैट ये पैरेलल है या कोलिनियर्स है। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर दोनों वेक्टर में से कोई एक जीरो हो गया तो फिर फाइनल आउटपुट हमारा जीरो वेक्टर बनेगा। ध्यान रखना जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स वो क्या होता है। यहाँ पर जैसे साइन थीटा ही सिर्फ हम लोग को इवेलुएट करना होता है। हम लोग के पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बना रहे हैं, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा ऐसे आ रहा था और एन कैप हो गया। ठीक है, अगर हम सिंपली साइन थीटा ही लिखना चाहें तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइन थीटा ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू दिस करके। कॉस के केस में हम लोग कॉस के केस में भी बनाते थे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनता था, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें भी यूनिट परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो यूनिट परपेंडिकुलर जिस एन कैप की बात कर रहे हैं तो वो हमारा इस फॉर्मूला के हेल्प से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखना कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी, सॉरी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट बोलो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। मतलब अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है फिर इसमें। वो वैसे ही होगा, नॉट कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी अलग करने के लिए तुमको कभी प्रूफ करने या वेरीफाई करने के लिए बोले कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो सकते हैं क्या, वो कभी नहीं होंगे। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के दोनों डिफरेंट ही होते हैं। हाँ, बट एक काम कर सकते हो कि ए क्रॉस बी अगर बना रहे हैं तो ये चीज एग्जैक्टली इक्वल होगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, इस चीज के जरूर है वो इक्वल हो सकता हो जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी है, ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के फॉर्म में। प्रूफ हम लोग को करना नहीं है, माइनस में भी यही होगा, ए क्रॉस बी माइनस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट नंबर 6, कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल या कोलिनियर रहेंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए। अच्छा हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान देना कि ए क्रॉस बी का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर ए क्रॉस बी हम बना रहे हैं ना तो ए क्रॉस बी बेसिकली एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज एक्जेक्टली इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर एक थ्योरम दिया हुआ है, ये हमारा रिजल्ट भी है। अगर दो एडजेसेंट साइड्स दिए गए हैं किसी पैरेललोग्राम में जिसमें एक साइड को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से, तो फिर उस पैरेललोग्राम का जो एरिया रहेगा वो मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी होता है। जैसे यहाँ पर देखो, ए वेक्टर ए कुछ इस तरह से गया है, वेक्टर बी इस तरह से गया है, दोनों के दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहना चाहिए। तो इस केस में इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके जो पैरेललोग्राम ऐसे बना रहे हैं, इसका एरिया जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर बना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसे गया है और एक वेक्टर बी इस तरह से गया है तो पूरा टोटल ट्रायंगल का एरिया जो होगा, दिस इज नथिंग बट द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी।
ये ऐसा इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स के में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी डी एक ट्रायंगल हो गया, बी सी डी एक ट्रायंगल हो गया। तो अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो इस ट्रायंगल का जो हाफ पार्ट होगा, जो डायगोनली इसको बी डी जो है वो डायगोनल है, तो डायगोनल है तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों के दोनों सेम है, तो फिर इधर का जितना एरिया होगा उधर का भी इतना ही एरिया होगा। इसी वजह से जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो फिर हम लोग इन जनरल इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर देते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एडजेसेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वेक्टर तुम्हारा पाकिस्तान में और एक वेक्टर चला गया अफगानिस्तान में, तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना, दोनों वेक्टर एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब दोनों के दोनों इंडिया में ही रहते हैं। चलो आगे देखते हैं। इतना ही है इसमें तो। फिर आई जे के ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पर। इसमें कैसे होता है देखो, यूनिट वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो काम कैसे करता है, ध्यान रखना। अगर हम आई क्रॉस आई कर रहे हैं, तो अगर एक वेक्टर को खुद से ही क्रॉस कराते हो, ऑलवेज रिजल्ट तुमको जीरो ही मिलेगा। रीजन क्यों क्या है समझ जाना है यहाँ पर। देखो, हम ऐसे ही इसको एक एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर मान लो ए क्रॉस ए ही कर रहे हैं, तो वेक्टर ए ये है एंड इट इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो फिर होगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू एन कैप बनेगा। अब एक बात बताओ, वेक्टर ए का खुद के साथ एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री एंगल रहेगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे जीरो आ गया, तो फाइनल आंसर जीरो होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर को अगर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो ऑलवेज वहां पर जीरो ही वैल्यू मिले। ठीक है, सेम इसी वजह से आई क्रॉस आई करो, चाहे जे क्रॉस जे करो, चाहे के क्रॉस के करो, ऑलवेज रिजल्ट तुमको जीरो ही मिलने वाला। ठीक है, बट अगर ऑपोजिट करें तब उस केस में कैसे होगा, तो उस केस में तुम लोगों को कुछ कुछ याद करना पड़ेगा। कैसे देखो, ये जो ऊपर जो नीचे में हम सर्कल दे बनाया हुआ है, इस सर्कल को हम लोग को ध्यान में रखना है, आई जे के। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमको के मिलेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जे क्रॉस के करो, जे यहाँ है के यहाँ है, तो जे क्रॉस के करेंगे तो हमको आई मिल जाएगा। और अगेन के क्रॉस अगर आई कर रहे हैं तो उस केस में हमको जे मिलेगा आगे वाला। लेकिन अगर इसके रिवर्स में काम करते हैं, मान लो जे क्रॉस आई करें तो माइनस के क्रॉस जे करें तो माइनस आई, और आई क्रॉस के करें तो फिर माइनस जे, रिवर्स में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर चलने पर हमको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन जैसे ही क्लॉकवाइज वे में चलेंगे तो फिर यहाँ पर आउटपुट में हम लोग को नेगेटिव वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अगला काम, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर मान लो कि दो वेक्टर ए दिया गया है, बी दिया गया है, दोनों का हमको अगर मान लो देते हैं कि क्या बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, यानी कि उसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट इस तरह से दिया है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हमको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वेक्टर ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू आई जे के एंड A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये डिटर्मिनांट। ठीक है, डिटर्मिनांट निकाल के हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर दे दिया गया है, बी वेक्टर दे दिया गया है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आई जब भी ए क्रॉस बी फाइंड करना है अभी कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड ही यूज करेंगे हम। पहले नंबर फर्स्ट वाले रो में आई कैप जे कैप के कैप हो गया। अब वेक्टर ए पहले लिखा हुआ है और बाद में वेक्टर बी, तो वेक्टर ए का जो जो भी कंपोनेंट यहाँ पर बन रहा था उसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। 3
जे के साथ 1 मल्टीप्लाइड है और यहाँ पर के के साथ -4 आ गया, ये हो गया। फिर बी के साथ देखो 6 5 -2 बन जाएगा। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखना आई पहले आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट किसका निकालोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1 - 4 5 - 2 हो गया। फिर बीच में माइनस साइन देते थे, जे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो इधर से कितना आएगा, 3 - 4 6 - 2। एंड उसके बाद के साथ जब करेंगे तो फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, तो 3 1 6 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला क्या आएगा, 1 × -2, फिर उसके बाद 5 और -4 कर दो, तो यहाँ से -20। अगेन जे के साथ यही काम करना है, तो 3 × -2 -6 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से माइनस साइन दे पहले देना, 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 आ जाएगा। अगेन अब के साथ भी वही काम करना है, तो 5 × 3 15 -6। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू किस तरह का मिल रहा है, 89 -18 जे प्लस 9 के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को इसको टोटल सॉल्व करना पड़ेगा। और जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर इसी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू निकाल दो, हो जाएगा। देखो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किए हुए थे, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन सब करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, हमारे पास दो रास्ता है, या तो अगर थीटा एंगल दे दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए क्रॉस बी के लिए, कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी इंटू साइन थीटा एन कैप। लेकिन अगर मान लो ये चीज नहीं हो, थीटा नहीं है मेरे पास, तो फिर हम लोग एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते थे। वो क्या था, डिटर्मिनेंट वाला मेथड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते थे किस तरह से, फर्स्ट वाले रो में आई जे के लिखना है। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर हमारा ए है, सेकंड वेक्टर बी है, तो फर्स्ट वेक्टर में आई जे के तीनों का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है, 1 - 1 एंड 2। फिर उसी तरह से बी वाले केस में 2 3 - 4। अब इसी पार्ट का हमको डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट में देखो आई को चूज किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर -1 2 3 -4 आ गया। फिर यहाँ माइनस का साइन देना है, जे ले लेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आउट कर दो, 1 2 2 -4 हो गया। अगेन प्लस देना है, के कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 - 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसको हम लोग नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर में। कैसे बनेगा, -1 और -4 को मल्टीप्लाई करो, 4 बन गया, बीच में माइनस का साइन, 3 × 2 6 हो जाएगा। उसी तरह से जे वाले में आप करेंगे, 1 × -4 -4 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, 2 × 2 दिस इज इक्वल टू 4। तो अगेन अब के वाले से करेंगे, तो 1 × 3 दिस इज 3, बीच में माइनस का साइन, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2 आ जाएगा। अब सिर्फ सॉल्व करके लिखना है, तो सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, -2i, यहाँ पर से +8j, एंड यहाँ आ जाएगा 5k। ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो कि ए क्रॉस बी में हम लोग को जो भी रिजल्ट मिलता है वो वेक्टर फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ध्यान रखना यहाँ पर आई जे की यूनिट वेक्टर्स है, हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं पर। ठीक है, तो ये अगर कैप ना भी लिखा रहे तो समझ जाना कि वो यूनिट वेक्टर ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उसको हमको ढूंढना है। तो हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम ए क्रॉस बी को याद करो। वो क्या था, ए क्रॉस बी बेसिकली हमारे पास कुछ ये दिया गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। बेसिकली हमारे पास यही एन कैप को पूछा जा रहा है, इस एन कैप को कैसे ढूंढेंगे। तो हम लोग काम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। जो यूनिट वेक्टर्स हम लोग को ढूंढना है जो कि परपेंडिकुलर ऑन बोथ ए एंड बी रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद करो कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे थे तो उसमें एन कैप के बारे में क्या बताया था, इट इज परपेंडिकुलर ए एज वेल विद बी, ए और बी दोनों के ऊपर रहेगा। साथ ही साथ वो ए क्रॉस बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ही रहने वाला था। ठीक है, तो हम लोग जब यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो हाँ, यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा वाला, ए क्रॉस बी फाइंड करो एंड होल डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बस यही हमारा एन कैप हम लोगों को दे देगा। ठीक है, इसी का यूज करना है। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग बनाते हैं ए क्रॉस बी, तो बेसिकली ये ए क्रॉस बी में हम लोगों ने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखा था कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन कैप, ऐसे था। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ए क्रॉस बी होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, दोनों के ऊपर ही ये परपेंडिकुलर रहता है। मतलब अगर वेक्टर बी ऐसे जा रहा है और वेक्टर ए हमारा कुछ ऐसे है, तो जब हम वेक्टर ए क्रॉस बी बनाएंगे तो वो बेसिकली ये वाला वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी। और ये वेक्टर जो होता है बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो फिर अगेन जब पूछा जाएगा कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में, तब क्या आएगा। याद रखो, किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर बनाते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक्स नाम का कोई वेक्टर रहा है और इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो हम सीधे सीधे क्या करते थे, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको डिवाइड करते थे। यहाँ पर हम लोगों को कहा गया ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढ के लाना है जो परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी दोनों के ऊपर। तो हम लोग को सिर्फ एक वेक्टर के बारे में पता है, ए क्रॉस बी, जो कि ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर निकाल बनाने के लिए उसको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसी वजह से एक और चीज ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर जब कभी भी तुमको ऐसे मिले ए डॉट ए क्रॉस बी, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, एज एंड बी डॉट ए क्रॉस बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे चल के यही चीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बट हम लोग ध्यान रखेंगे कि ए जो है वेक्टर ए क्रॉस बी, इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसी वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट भी इस तरह से जीरो होगा। जब भी यूनिट वेक्टर हम लोगों को इस तरह का फाइंड करना पड़ेगा, तो यही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर बोला गया था फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी बोला गया है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ हम लोग को इतना ही दिया गया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बना के दे दिया। अब हम लोग को जब यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर रहे, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर रहे, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। उसके बाद दूसरा वर्क ये रहेगा, इसको हम इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बस यही काम है। ठीक है, अब फाइंड करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर, सॉरी फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 15 रहे, बट वो परपेंडिकुलर हो जाए इन दोनों ही वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक चीज नोटिस करो कि यूनिट वेक्टर
ए और बी के ऊपर कैसे बनाए थे, ए और बी के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमारे लिए तो ये था, ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। अगेन अब क्या होगा कि हमको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड जो है 15 हो। अब याद करो कि कोई भी यूनिट वेक्टर एन कैप ले तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो अगर जैसे ही तुम 15 इंटू एन कैप करके इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 15। मीन्स किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ अगर किसी पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही पर्टिकुलर नंबर आता है। तो यहाँ भी हम लोगों को वही काम करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ये ये वाला यूनिट वेक्टर। उसके बाद जैसे ये यूनिट वेक्टर मिल गया इसमें नॉर्मली 15 को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा वेक्टर अपना पर्टिकुलर वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 15 है। ठीक है।